नमस्कार दोस्तों, पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग एचपीएससी, पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम जिन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, उनमें सबसे पहले रहेगा कि हाल ही में जो एचपीएससी ने अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किए हैं, थोड़ा-सा हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्टिव जो पेपर हो रहे हैं, जो अभी कुछ सब्जेक्ट के हो चुके हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और बहुत से कैंडिडेट जो सब्जेक्टिव पेपर में गलतियां जो करके आ रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे जो 20 सितंबर 2023 को जो आपका पीजीटी ज्योग्राफी का जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम अलग-अलग गवर्नमेंट के अलग-अलग मंत्रियों के बयान से या फिर हम न्यूज़पेपर में बार-बार देखते आ रहे हैं कि हरियाणा में लगभग 4000 वैकेंसी जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और 15000 वैकेंसी जो हैं आपकी पीजीटी की वैकेंट है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट बार-बार कह रही है कि कभी भी वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जिनमें से 4400 पोस्ट जो है पीजीटी की वो प्रोसेस में है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। फिर भी अगर हम देखें तो 4000 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की और लगभग 10,500 पीजीटी की वैकेंट है। हाल ही में जो 4400 वैकेंसी हैं पीजीटी की जिसके ऊपर काम चल रहा है, उसमें एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में बहुत बड़ा बदलाव जो है देखने को मिला है। तो हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या बदलाव हुए हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इस बार जो इससे पहले जो वैकेंसी होती थी उसमें केवल दो चीज़ें थी, एक आपका स्क्रीनिंग और दूसरा आपका इंटरव्यू। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग, इंटरव्यू और आपका एपीए। जो हाल में अभी जो वैकेंसी चल रही हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं 3 फेज़। सबसे पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और अंत में आपका इंटरव्यू। तो इन तीनों के बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ब्रीफ में बस थोड़ी-थोड़ी बातें करेंगे और उसके बाद हम आज का जो एग्ज़ाम ज्योग्राफी का हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें एग्ज़ाम पैटर्न जो हुआ है, जो स्कीम में बदलाव आए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर कि स्क्रीनिंग टेस्ट है जो वो टोटल 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100। उसमें से 80 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और जो बचे हुए 20 क्वेश्चन होंगे वो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, बला बला बाकी चीज़ें आपकी जो भी हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपकी जो जनरल अवेयरनेस है उन सब से संबंधित होंगे। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, एक-एक नंबर के आपके सभी क्वेश्चन होंगे। अब की बार जो बड़ा बदलाव है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वहाँ आपको पहले 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे, लेकिन अब की बार आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। गलत अगर आप करते हैं तो उसके लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि पहले के एचपीएससी के एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलती थी। अब 5वां जो आपका ऑप्शन जोड़ा गया है उसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आपको भरना पड़ेगा आपका ई ऑप्शन, और अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हैं तो वो आपका क्वेश्चन जो है उसके 0.25 नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ई ऑप्शन बगैर ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं जिसमें आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है तो उसके लिए कंपल्सन है कि आपको ई ऑप्शन भरना ही पड़ेगा। अगर आप ई ऑप्शन ना भर के 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं जिसमें आप कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हैं तो आपका जो पेपर है वो नहीं चेक होगा, उस पेपर को रद्द कर दिया जाएगा, उस पेपर को चेकिंग से निकाल दिया जाएगा। ऐसा एचपीएससी ने गाइडलाइंस दी थी और एचपीएससी के एचसीएस के एग्ज़ाम में उसको फॉलो भी किया गया था। हाल ही में कुछ सब्जेक्ट्स का अभी हमारा पीजीटी के स्क्रीनिंग टेस्ट हुए हैं तो उसमें भी ये क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया गया है। यहाँ ये लिखा है कि अगर मोर देन 10% क्वेश्चंस
शैल बी डिस्क्वालीफाइड 5 सर्कल्स अगर आप नहीं भरते हैं किसी एक को, तो वो जो मैं अभी बता रहा था वो सब चीज़ें। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसके लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। और इसकी कट ऑफ है जो 25% आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर मार्क्स लेने ही होंगे। अगर आपके 25% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कुछ मेन चीज़ें आपके साथ स्क्रीनिंग के साथ जुड़ी हुई थी। अगली हम बात करें तो आपका जो बच्चे क्वालिफाई होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में उनका होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट क्या है? ये आपका जो भी सब्जेक्ट में आप अपीयर हो रहे हैं, मान लो मैं ज्योग्राफी का, मेरा जो चैनल है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो मान लो मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो मेरा जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा वो ज्योग्राफी का होगा। मान लो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए अप्लाई किया है या पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो पीजीटीज में ऐसा हो रहा है कि उसी सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जिसका टाइम जो है वो 3 घंटे का होगा। और 3 घंटे का जो आपका सब्जेक्टिव लिखने का पेपर होगा, जो कि 150 मार्क्स का होगा। और सिलेबस जो है उसके लिए दिया गया है, पीजीटीज की जितनी भी वैकेंसी आई है सबका सिलेबस दिया हुआ है। और अभी तक जो आपके 4-5 सब्जेक्ट के जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुए हैं और हमने जब उनको देखा, खासतौर पर आज हम जिसकी बात करेंगे ज्योग्राफी के एग्ज़ाम की, तो उसे जब देखा गया तो सारा का सारा पेपर हम ये कह सकते हैं कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जितना भी सिलेबस उसके अंदर दिया गया था तो वहीं से पेपर आपका देखने को मिला है। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। 35% जो है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है उसके लिए ज़रूरी हैं। जो बच्चे 35% जो मार्क्स लेकर के आएंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए एलिजिबल किया जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि सभी को किया जाएगा, वो फिर कट ऑफ में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का क्राइटेरिया है वो 87.5% रहेगा और बचा हुआ 12.5 आपका इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमने दिया है वो केवल क्वालिफाइंग है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए। उसके लिए किसी प्रकार का उसका वेटेज जो है आपको सिलेक्शन में बाद में नहीं मिलने वाला है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन पीजीटी का है वो 87.5% जो है वेटेज मिलेगी आपके रिटन टेस्ट को, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को, और उसके बाद आपका जो थर्ड फेज आता है वो है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो 12.5 का होगा। अभी हमने देखा 87.5 और 12.5, तो 100 में से आपकी मेरिट बनेगी। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद अगली जो बात करता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ क्लियर कि मैं किसी प्रकार की ये नहीं बताने वाला हूँ कि कब वैकेंसी आ जाएंगी या नहीं आएंगी। ऐसी बातें बहुत बार हो चुकी हैं कि वैकेंसी कब तक आएंगी, आ जाएंगी। हाँ, और दूसरा मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया मैंने अभी बताया ये पीजीटी ज्योग्राफी पीजीटी के लिए था। अब पीजीटी में कमीशन ने जो है, एचपीएससी ने जो है पीजीटी के लिए स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का प्रावधान रखा है। तो मुझे लगता है कि एचपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मिनिमम स्क्रीनिंग और उन सब चीज़ों को, इंटरव्यू और आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को शामिल करेगी। एपीए को शामिल करेगी या नहीं करेगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और ना मुझे उसके बारे में अभी कोई ठोस जानकारी है। मैं आप लोगों को भ्रम में नहीं डालना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें शामिल होंगी या नहीं होगी। हाँ, ये है कि आपको पीजीटी में स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू देखने को मिला है, तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें आपको वहाँ भी देखने को मिले। तो ये था आपका क्राइटेरिया की बात, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम अभी हाल में 20 सितंबर 2023 को जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है सब्जेक्टिव, उसके बारे में, ताकि जो बाकी जो सब्जेक्ट के अभी होने वाले हैं उन लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके कि किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या गलतियां अक्सर कैंडिडेट ने की हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में। और जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर पीजीटी ज्योग्राफी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आज जो एग्ज़ाम था ये केवल एक पोस्ट के लिए था जो कि मेवात काडर की थी। रेस्ट ऑफ हरियाणा की पोस्ट जो है वो अभी आने वाली हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। मैं इसके बारे में कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ।
तो अगर उसमें भी यही सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है तो हमें ये एग्ज़ाम जो है एक बार देख लेना है कि ये एग्ज़ाम कैसा है। तो चलो एक बार हम देखते हैं आज के एग्ज़ाम के बारे में। तो ये है आपका पीजीटी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव पेपर जो 20 सितंबर को हुआ है एचपीएससी में। ये मेवात कैडर के लिए था, इसकी एक पोस्ट थी और लगभग 117 लोगों ने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया और लगभग 50 से 60 के करीब जो है बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। हमने 10-12 कैंडिडेट के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनसे बातचीत की और उन्होंने कुछ कॉमन जो गलतियाँ निकल के आई हैं उनके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। उससे पहले हम एक बार इस एग्ज़ाम को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 3 घंटे का है। टोटल मार्क्स जो हैं वो 150 नंबर हैं आपको। उसके बाद जो है देखने को मिलेगा जो मेन चीज़ है यहाँ पर 18 जो है कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। 18 में से आपको केवल 15 अटेम्प्ट करने हैं, 3 आपके पास चॉइस हैं, आप 18 में से कोई 3 क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हैं, 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक प्रश्न या प्रत्येक क्वेश्चन की अगर हम बात करें या उसके अलग-अलग भाग अगर हैं, मान लो कोई क्वेश्चन 3 भागों में डिवाइड है, तो सबके अलग-अलग से अंक जो हैं उसके सामने निर्धारित करके दिए गए हैं। आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम जो आपका आंसर जो है वो लिखना है। अगर इसके आगे हम बात करें तो प्रश्नों की शब्द सीमा जहाँ पर दी गई है आपको उसका अनुसरण करना है। हालांकि इस पेपर में ऐसी शब्द सीमा जो है कहीं पर देखने को वर्ड लिमिट जो है कहीं देखने को नहीं मिली है, तो आपको अपने हिसाब से सोच समझ के लिखना है कि हर क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है और आपके पास केवल 3 घंटे का टाइम है। तो आप 3 घंटे के अकॉर्डिंग पेपर को इस तरीके से करें कि आप सब सवालों का जवाब जो है वो दे पाएँ। अगली बात करें तो ये कहता है कि प्रश्नों के प्रयासों की गणना जो क्रमानुसार की जाएगी, आंशिक रूप से दिए गए प्रश्नों के उत्तर को भी मान्यता दी जाएगी यदि उसे काटा न गया हो। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को काट दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन 2 बार किया है तो इसका मतलब जो आपने फर्स्ट टाइम जो आंसर लिखा था उसको ही मान्यता मिलेगी, उसको चेक किया जाएगा और उसको नंबर दिए जाएंगे। आपने उसी क्वेश्चन को बगैर काटे दोबारा आंसर कहीं पीछे जाकर के लिख दिया है अच्छा, तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने कोई क्वेश्चन जो है वो बीच में छोड़ दिया है या थोड़ा सा लिख दिया है तो उसके मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने उसको क्रॉस नहीं किया है। और बचे हुए जितने भी पेज आपके खाली बचते हैं उनको क्रॉस कर देना है, ऐसा लिखा गया है। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएगी। सबके उत्तर केवल प्राधिकृत माध्यम में दिए जाने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपने हिंदी मीडियम को सिलेक्ट किया है तो आपको हिंदी मीडियम में ही आंसर लिखना है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही आंसर लिखना है। आपको बीच में मिक्स नहीं कर देना है कि आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिख रहे हैं। अगर ऐसा किया गया तो आपको उत्तर के अंक नहीं दिए जाएंगे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। तो बात करते हैं आज के एग्ज़ाम की कि आज के एग्ज़ाम में हमें क्या देखने को मिला या क्या किस तरीके का पेपर जो है वो आया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है इलेबोरेट द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून, व्हाट आर द मेजर चेंजेस which have come in origin of monsoon wind system in the recent past। हिंदी में बात करें भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं तंत्र के बारे में विस्तार से बताएं। हाल ही में मानसूनी पवन तंत्र की उत्पत्ति में कौन से प्रमुख परिवर्तन आए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में सिंपल भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और भारतीय मानसून सिस्टम या तंत्र या मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में 5 नंबर का है तो उतना ही लिखना था जितना 5 नंबर में आपको देना चाहिए। बस आपकी ये जो मानसून है उस मैकेनिज्म के बारे में आपको उसको समझाना था। और हाल ही में किस तरीके के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम बात करें क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखोगे कि जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो बदल रहा है। इसके अलावा हिमालयन जो रीजन है हमारे हिमालय क्षेत्र जो हैं वहाँ पर आपको फ्लैश फ्लड वगैरह की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इम्पैक्ट की तो जो टेम्पोरल एंड रीजनल जो वेरिएशन है यानी कि समय के हिसाब से और स्थान के हिसाब से जो वेरिएशन मानसून में आई है वो पहले के मुकाबले हमें कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है।
तो 5 नंबर में अगर आप इतना लिख भी देते तो काफ़ी था। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेजेंट ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वैगनर थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिस। महाद्वीप और महासागरीय घाटियों की उत्पत्ति के संदर्भ में वैगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेट टेक्टोनिक्स और महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी और क्लाइमेट चेंज कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप अगर हो सकें तो इनके नोट्स बना करके तैयार रखें कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको इसमें से देखने को मिले तो आपको आंसर लगभग पहले से तैयार करके रखना है। तो इसमें वही आपको पूरा का पूरा वैगनर का सिद्धांत के बारे में बताना था कि किस प्रकार से महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। थोड़ा सा उसका क्रिटिक भी करना था, उसकी आलोचना या समीक्षा भी हमें करनी थी। थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, इलेबोरेटिंग द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कमेंट्स ऑन द स्टेटमेंट हिमालयाज आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत को विस्तृत करते हुए इस कथन की टिप्पणी करें, हिमालय प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया का उत्पाद है। 5-5 नंबर के 2 अलग अलग पार्ट हैं। 5 नंबर में हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में बताना है। उसके अलावा हम उसके 3 मार्जिन्स बताएंगे कि कॉन्टिनेंटल जो टकराव होगा, इसके अलावा महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का टकराव हो सकता है या महासागरीय प्लेटों का आपस में टकराव हो सकता है। उसके बाद हम हिमालय पे आएंगे तो हम एग्जाम्पल दे करके बताएंगे कि हिमालय जो प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप, वो गोंडवाना लैंड से टूट करके जब यूरेशियन प्लेट की तरफ आया तो बीच में टेथिस सागर था जो कि एक सिंक्लिन की तरह था, एक भूसन्नति की तरह था। जब वहाँ से वो टकराया तो किस प्रकार से हिमालय जो है वो प्लेट टेक्टोनिक के प्रोडक्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है। सिंपल आपको ये करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। आपको एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। 3 नंबर में एरियल डिफरेंशिएशन, यानी कि एरियल डिफरेंशिएशन क्या है। आप सबको पता है कि एरियल डिफरेंशिएशन, एक स्थान जो है वो दूसरे स्थान से अलग होगा, उसके अंदर होमोजेनिटी होगी लेकिन वो बाकी स्थानों से अलग होगा। वो किस प्रकार से होगा आपको वो बताना था। स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि कोई प्लेस जो है वहाँ पर पीपल और इन्वायरमेंट और प्लेस का आपस में क्या रिलेशन है, उन सब चीज़ों को हम बताते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस हमें बताना था। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाता। थॉट का ये क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। 5वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि एक विषय के रूप में भूगोल के विकास में वरेनियस और कांट के योगदान की तुलना करें। तो फिर से ज्योग्राफिकल थॉट का आपका क्वेश्चन, वरेनियस और कांट के जो योगदान है उनके बारे में हमें विस्तार से दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हुए बताना था। छठा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिस्ट ज्योग्राफी एंड क्रिटिकल सोशल थ्योरी इन कंटेम्प्रेरी ज्योग्राफी। समकालीन भूगोल में मार्क्सवादी भूगोल और समीक्षात्मक सामाजिक सिद्धांत की प्रासंगिकता स्पष्ट करनी थी। हमें यहाँ ये बताना था कि मार्क्सवादी भूगोल क्या है। हमें पता है कि वो डिफरेंस की बात करता है कि एक मेजर क्लास है, एक माइनर, जैसे कि एक अमीर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनके बीच में जो खाई बढ़ रही है उन सब की बात करनी थी। और साथ में वर्तमान संदर्भ में हमें बात एग्जाम्पल्स देने थे कि हाल के टाइम पर क्या ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अगर देखने को मिल रही है तो मार्क्सवादी भूगोल जो है उसके सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू हो रहे हैं। इसी प्रकार क्रिटिकल सोशल थ्योरी जो है वो आपके पॉजिटिविज्म के विरोध में आई थी। वो सोशल इंक्लूजन की बात करती है। तो वर्तमान में कहाँ प्रासंगिकता है, क्योंकि वर्तमान में अगर हम देखें तो सोशल इंक्लूजन की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन सब चीज़ों के एग्जाम्पल हम दे करके इन चीज़ों के बारे में बता सकते थे कि किस प्रकार से ये आज भी प्रासंगिक है। 7th क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डू फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री। हिंदी में बात करें तो भारत के भौगोलिक विभाजन देश की सांस्कृतिक विविधता के चिंतन को किस प्रकार दर्शाते हैं। तो इसको आपको
कोरिलेट करना था कि भारत के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स है, जैसे हम बात करें आपका डेजर्ट का, आपके प्रायद्वीपीय पठार की, या फिर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ की बात करें, हिमालयाज़ की बात करें, तो हम देखते हैं कि चारों ही 5 4-5 जो भी हमारे जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, वहाँ पर आपको क्लाइमेट जो है वो अलग-अलग टाइप की देखने को मिलेगी, और जो क्लाइमेट है उसकी वजह से आपका जो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो आपकी देखने को आपको वहाँ मिलेगी। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें और राजस्थान की बात करें, तो दोनों ही जगह पर क्लाइमेट में काफ़ी डिफ़रेंस है, और वहाँ के रहन-सहन, खान-पान, पहनावे, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। हमें इन दोनों चीज़ को आपस में कोरिलेट करके इस आंसर में लिख देना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। इसमें हमें बताना था कि भारत में उद्योगों के विकास में प्रायद्वीपीय पठार की भूमिका स्पष्ट करें। इसमें हमें पता है कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है, वहाँ पर हमारे सारे के सारे मेन जो रिसोर्सेज हैं आपको वहीं से मिलते हैं। तो चूँकि कच्चा माल सबसे ज़्यादा वहाँ है, इसके अलावा जो आपका पॉपुलेशन जो है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, काफ़ी है। इसके अलावा आपके जो डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं और आपका प्रायद्वीपीय जो भाग है, वहाँ पर आपकी जो अ, बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगी, तो उनकी वजह से जो है हमारा विदेशी व्यापार करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को आपस में जोड़ करके इस सवाल का आंसर आपको लिखना था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 9th क्वेश्चन की, What is Project Tiger? On the occasion of 50th anniversary of Project Tiger, explain the importance of wildlife conservation in India. तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, 2 मार्क्स का था। आपको सिंपल बताना था कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, क्यों शुरू किया गया था? प्रोटेक्शन के लिए, टाइगर की प्रोटेक्शन जो हमें करनी थी। उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर को एक्सप्लेन करना था, और उसके द्वारा हमें इम्पोर्टेंस बतानी थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। तो इसमें आपको सिंपली बताना था कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट टाइगर ने की सक्सेस के बारे में आपको बताना था, और जैसे-जैसे हमने टाइगर अभी पॉपुलेशन हुई, तो टाइगर सेंसस जब हुई, तो हमने देखा कि टाइगर की जो संख्या है वो हमारे देश में काफ़ी बड़ी है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से, और साथ ही जब हमने एक चीज़ को, एक जीव को बचाने में जो सक्सेस हासिल की है, उसी की सक्सेस स्टोरी को हम बाकी जो वाइल्ड लाइफ है उनकी कंजर्वेशन के साथ जोड़ करके दिखा सकते हैं कि हमें बाकी की भी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ ग्लोबल माइग्रेशन, हाइलाइट इट्स एस्पेक्ट्स एंड कंसिडरेशंस, आइडियल आइडेंटिफाई इट्स रिसेंट ट्रेंड्स। हमें वैश्विक प्रवासन की बात करनी है, जो ग्लोबल लेवल पर जो माइग्रेशन चल रहा है हाल में, उसके बारे में बात करनी थी 2 मार्क्स में। इसके पहलू, कौन-कौन से पहलू हैं, और विचारों पर प्रकाश डालते हुए हालिया रुझानों की पहचान कीजिए। कौन-कौन से पहलू हैं, उन सब के बारे में हमें बताना था, और हालिया संदर्भ में हमें इनके बारे में बताना था कि वर्तमान में अगर हम देखें, जो विकासशील देशों से जो प्रतिभा का पलायन हो रहा है, जो लोग, शिक्षित लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, स्किल्ड जो लेबर जो है विदेशों में जा रही है, तो उन सब चीज़ों के बारे में, या फिर विदेशों से जो है विकसित देशों से जो विकासशील देशों की तरफ, ख़ास तौर पर आप देखें तो इलाज के लिए या टूरिज़्म के लिए जो लोग आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें बात करनी थी। 11th क्वेश्चन की बात करें तो कमर्शियल फिशिंग इन द इंडियन ओशियन इज़ वेरी बैकवर्ड कंपेयर टू द अटलांटिक ओशियन, एलैबोरेट। यहाँ इन्होंने कहा है कि हिंद महासागर में वाणिज्यिक मछली पकड़ने का काम अटलांटिक महासागर की तुलना में पिछड़ा हुआ है, विस्तार से बताएं। तो इसमें आपको वो कुछ कारण बताने थे जिसकी वजह से हिंद महासागर में जो है फिशिंग का कार्य जो है कमर्शियल तौर पर कम देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें हम अटलांटिक महासागर में, आपको डागर बैंक, जॉर्ज बैंक, वो सब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वैसे बैंक हिंद महासागर में नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि नॉर्थ अटलांटिक में आपका जो गल्फ स्ट्रीम है, वो लेब्राडोर के साथ जाकर के गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसा
इन्वायरमेंट पैदा होता है जो कि मछलियों को पनपने के लिए ज़्यादा सुविधा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, वैसी चीज़ें आपको हिंद महासागर में देखने को नहीं मिलती। अगर आप इतना ही लिखते, इनका कंपैरिजन करते 2-3-4 पॉइंट में, तो 5 नंबर का हो जाता। अगला जो है उसी का 5 नंबर का जो दूसरा पार्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्वेज कैनाल इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर की भूमिका स्पष्ट करें। तो इसके बारे में हमें थोड़ा-सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए कि ये कब बनाई गई, किसने बनाई, और उसके अलावा इसमें वो सब चीज़ें कि इसे ब्रिटिश साम्राज्य के स्नायु तंत्र या फिर अ, ब्रिटिश हुकूमत की अगर हम बात करें तो उसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में इसको स्नायु तंत्र के रूप में जाना गया। क्यों? क्योंकि जो आपका भूमध्य सागर से इस साइड का इलाका था उस टाइम पर, वो लगभग-लगभग ब्रिटिशर्स के अंडर में था, उनकी कॉलोनियाँ थी, और उन्हें जो है यहाँ से रिसोर्सेज़ ले जाने के लिए अपने देश में दक्षिण अमेरिका, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, उसके नीचे से होकर के जाना पड़ता था। स्वेज कैनाल के बनने से यहाँ पर बहुत तेज़ी से व्यापार होने लगा, और जो यहाँ से रिसोर्सेज़ का दोहन हुआ वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। इसके अलावा हाल के संदर्भ में भी हम इसका एक आध एग्जाम्पल दे सकते थे कि वर्तमान में अगर हम देखें तो इसका जो है इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। हर रोज़ यहाँ पर कितना ट्रेड होता है, उन सब चीज़ों का एग्जाम्पल हम दे करके बता सकते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, इलेबोरेट द रेलेवेंस ऑफ डेमोक्रेटिक, यहाँ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन थ्योरी लिखा है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर वही है तो ये, अगर ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है तो आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में आपको डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बता देना था, और उसके बाद में फिर आपको इंडिया के साथ उसको जोड़ देना था कि इंडिया में 1921 से पहले की स्टेज अगर हम देखें तो दोनों चीज़ें हाई थी लेकिन पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी। फिर सेकंड स्टेज की बात करें तो जो आपकी डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगी और पॉपुलेशन थोड़ी सी स्पीड से बढ़ने लगी। आपको कुछ इस तरीके से चाहे ग्राफ भी आप बना सकते थे तो बना सकते थे। ये 21 से पहले की, और उसके बाद आप अगर ये वाला देखें तो 1921 से 51 में आप कहेंगे कि जो है डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई थी लेकिन बर्थ रेट कुछ कुछ कम होने लगी थी। वो जो आपको है चार जो अवस्थाएं हैं, और अभी जो है लास्ट में हम यहाँ इस स्टेज में खड़े हैं जहाँ बर्थ रेट अभी भी कम हो रही है लेकिन डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते थे अगर ये वो है तो। अगर ये कोई डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन थ्योरी है तो आपको फिर इसके बारे में आपको ये बताना था कि लोकतंत्र जो है वो टाइम के साथ किस प्रकार से चेंज हुआ है। इंडियन पॉलिटिक्स का एग्जांपल देते हुए आपको उसके बारे में बताना था, लेकिन मुझे लगता है कि ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, बात करते हैं, व्हाई आर द वर्ल्ड्स फोल्डेड माउंटेन्स लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, विश्व के वलित पर्वत महाद्वीपों के किनारे पर क्यों स्थित है। तो वही आप प्लेट टेक्टोनिक्स से जोड़ते हुए इसकी बात करेंगे और आप बताएंगे कि महाद्वीपों के बीच में किनारों के पास आपकी सिंक्लिन थी या भूसन्नतियाँ थी, उन्हीं भूसन्नतियों से आपके जो है वलित पर्वत बने हैं। आप जियोसिंक्लिन थ्योरी की बात कर सकते हैं यहाँ पर, या भूसन्नति सिद्धांत की बात करके इसको अपने आप इस आंसर को लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, लैटिट्यूड्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड क्लाइमेटिक जोन वेयर एज लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड टाइम जोन्स। इसमें सिंपल आपको लैटिट्यूड्स के बारे में लिखना था कि पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाएं जो है उनको, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं करना था कि वो आपकी अक्षांश रेखाएं होती है और आपका जो इधर पोलर रीजन इधर पोलर रीजन, तो आपको जैसे जैसे अक्षांश रेखाएं जो है आपकी एक स्थान से दूसरे अक्षांश जैसे जैसे बढ़ता है तो क्लाइमेट कैसे कैसे चेंज होगी। तो सिंपल ये सन के साथ इसका रिलेशन है, तापमान के साथ रिलेशन होगा। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो 23.5 के बीच में ही सन की वेरिएशन जो है होती रहती है, और इसको हम अलग अलग 3 भागों में किस प्रकार से डिवाइड करते हैं वो लिख देना था आपको। 3 जो आपके कटिबंध है, जो 3 जोन है क्लाइमेट के, वो आपको लिख देने थे। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये अंडरस्टैंड टाइम, तो इसमें आपको ग्रीनविच मेरिडियन का एग्जांपल देते हुए शुरू करना था कि वहाँ से टाइम को मापा जाता है। मेन जो है वो आपकी देशांतर रेखा है, और उसके बाद कैसे कैसे टाइम जो है पूर्व और पश्चिम में जाने पर घटता और बढ़ता और घटता है, वो सारी चीज़ें उसको आपने
आपको वहाँ एक्सप्लेन करनी थी। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ फ्लो मैप्स इन द रीजनल स्टडीज विद सम एग्जांपल्स। क्षेत्रीय अध्ययन में प्रवाह मानचित्रों की उपयोगिता क्या है। तो आपको रीजनल स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं तो आप जैसे फ्लो मैप्स की बात करें हम, तो इसमें ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो आपका जैसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जब हम फ्लो मैप्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन को दर्शाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का रीजनल स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल दे करके या फिर नहरों का एग्जांपल दे करके इसके बारे में बता सकते थे। एक्सप्लेन इन डिटेल द रिवर कैप्चर ए जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। भू आकृति विज्ञान प्रक्रिया में के रूप में नदी पर कब्जे की विस्तार से व्याख्या करें। यहाँ कुछ लोगों ने गलती की है, नदी पर कब्जे की विस्तार से व्याख्या, यहाँ कब्जे का नाम देख करके उन्होंने क्या किया कि हाल में जो हम लोग ना नदियों के किनारे पर या नदियों की ज़मीन पर जो घरों का निर्माण कर रहे हैं, उन सब से जोड़ दिया है, लेकिन यहाँ लिखा है भू आकृति विज्ञान प्रक्रिया के रूप में। आपको इस वर्ड के ऊपर फोकस करना था, यहाँ आपको देखना था कि भू आकृति विज्ञान प्रक्रिया, यानी कि आपको सिंपल रिवर कैप्चरिंग का जो प्रोसेस है, एक नदी यहाँ बह रही है, एक इस साइड बह रही है, बीच में आपका एक वाटर शेड है, ये अगर नदी जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली है तो इस वाटर शेड को ये काट देगी और इस नदी को के वाटर को अपने अंदर कैप्चर कर लेगी। तो सिंपल आपको इस प्रोसेस के बारे में बताना था। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लोकेशन क्वेटिएंट एज द मेजर ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्थानिक वितरण के माप के रूप में स्थानिक विसरण की व्याख्या कीजिए। जो आपका लोकेशन क्वेटेंट है या फिर स्थानिक विसरण की अगर हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वो मीज़र है, ये वो माप है जो हमें यह दिखाता है कि किसी स्थान पर कोई इंडस्ट्री या फिर कोई सोशल फिनोमेना या पॉपुलेशन किसी डेमोग्राफिक कारण की वजह से क्यों क्लस्टर्ड है या क्यों एक जगह पर गुच्छा बना करके बसी हुई है। तो वो आपका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन में किस प्रकार उसकी व्याख्या करता है। तो हम बता सकते थे कि सारी की सारी इंडस्ट्री जो है छोटा नागपुर के पठार के आसपास क्यों है, या फिर पॉपुलेशन जो है मानसूनी क्लाइमेट वाले देशों में ज़्यादा क्यों है। तो उन सब चीज़ों का एग्जाम्पल दे करके आपको ये सवाल का जवाब देना था। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। संसाधन उपयोग में सतत विकास की अवधारणा, यानी कि बार बार जब भी हम सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम भावी पीढ़ियों की बात करते हैं, और भावी पीढ़ियों की बात हम करते हैं तो हम संसाधन उपयोग की बात करते हैं कि हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस प्रकार करना है कि वो भावी पीढ़ियों के लिए भी बने रहें। तो इसमें अगर हमें रिसोर्सेज बचाने हैं तो वही सब चीज़ें शामिल होगी कि इनके अल्टरनेट ढूंढे जाएं, इन सब चीज़ों को एग्जाम्पल आपको देना था कि कम से कम यूज़ किया जाए, अल्टरनेट ढूंढा जाए और जो गैर परंपरागत स्रोत है उनको शामिल किया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन एनी रीजन विद 2 एग्जांपल्स। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया क्या है, उसके 2 एग्जाम्पल आपको देने थे। यहाँ हमें डेजर्ट के बारे में नहीं बताना है, हमें उस इलाके के बारे में बताना है जो अभी डेजर्ट नहीं है लेकिन वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके 2 एग्जाम्पल देने थे। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपकी डिफॉरेस्टेशन को हम शामिल कर सकते हैं, ओवरग्रेजिंग को हम शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको कर देना था। अगला जो है, ओनली 5% लैंड इज इनहेबिटेड बाय 50% पॉपुलेशन, व्हीयरएज 70% लैंड इज इनहेबिटेड बाय लेस देन 5% पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। कमेंट, विश्व में केवल 5% भूमि पर 50% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 70% भूमि पर 5% से कम जनसंख्या निवास करती है। टिप्पणी करें। इसमें आपको शामिल करना था कि जो हमारे पोलर रीजन्स हैं, जो हमारे भूमध्य सागरीय रीजन है या हमारे डेजर्ट रीजन है, वो किस प्रकार से इनहेबिटेड है या फिर कितनी वहाँ पर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कैसे कम है। इसके अलावा आपको एग्जांपल देने थे कि जो वर्ल्ड में 3 क्लस्टर हैं, आपके मानसूनी प्रदेश की बात करें या नॉर्थ ईस्ट अमेरिका की बात करें या फिर हम बात करें आपके वेस्टर्न यूरोप की, तो इन दोनों ही लोकेशन के एग्जांपल दे करके जहाँ
पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और जहाँ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी बहुत कम है, हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था और वही उसका सही तरीका हो सकता था। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द काजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट आइलैंड इन अर्बन हैबिटेट। शहरी आवास में ताप द्वीपों के निर्माण के कारण। ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं और अगर हम देखें तो वर्तमान में ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। हीट आइलैंड के बारे में बताना था कि अर्बन जो इलाके हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन था कि वो किस प्रकार से हीट आइलैंड के रूप में बनते जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस है, पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा होना, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी की सारी जो लैंड है वो आपकी कंक्रीट से ढकी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैफिक होना, इंडस्ट्रीज़ होना, वो सारी चीज़ें आपको शामिल इसमें करनी थी एग्जाम्पल में। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज में मानव बस्तियों की क्या समस्या है। और यहाँ हमें देखना था कि सार्क कंट्रीज जो है वो मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज की समस्या है खासतौर पर वही समस्या आपको सार्क कंट्रीज की देखने को मिलेगी। खासतौर पर आपकी ओवर पॉपुलेशन, जो आपके बेसिक एम्यूनिटीज़ की कमी और इसके अलावा मलिन बस्ती वगैरह जो है आपकी समस्या के रूप में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द काजेज ऑफ श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स एंड द सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हिमालय के ग्लेशियर क्यों सिकुड़ रहे हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु परिवर्तन के लक्षण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना था। सीधा सीधा क्वेश्चन में ही हमें दिख रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे हिमालय के ग्लेशियर जो है वो सिकुड़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में इसके और क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आपके मानसून की प्रवृत्ति में जो बदलाव आ रहे हैं, आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप जो क्रॉप की जो पकने की बात है उसके बारे में आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ जो और जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में जो डिफरेंस आ रहे हैं, आप उन सब चीज़ों के एग्जांपल दे करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का। हाँ, इसमें मैं बता रहा था कि कुछ लास्ट में हम कुछ गलतियों की बात करेंगे, तो कुछ गलतियाँ जो है जो आपको ध्यान रखनी है या मैं कहूँ कि आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे मेन रोल है आपके टाइम मैनेजमेंट का और मैंने आपको जैसे बताया था कि जिन बच्चों से मेरी बात हुई है उनमें से मैक्सिमम बच्चों के जो है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों के 10 हुए हैं, कुछ के 11, कुछ ने 12 किए हैं। मेरे हिसाब से जितने भी जिनसे मेरी बात हुई है किसी ने भी 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। आपको कुछ अगर हम बात करें बेसिक चीज़ों की तो आप देखोगे कि जो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है वो तो आपके सिलेबस में रहेगी ही रहेगी। तो आपको उन चीज़ों से रिलेटेड, उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ सैंपल आंसर आपको तैयार कर लेने हैं जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत मदद कर देंगे। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने के लिए मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, अपने खुद के क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की आप बात कर सकते हैं, वहाँ से आप उसको देख करके लिख सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको अपना स्पीड को बढ़ाना है और टाइम मैनेजमेंट करना है ताकि कम से कम आपको 15 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट करने हैं। सही गलत वो बाद की बातें हैं, आपको सबसे पहले अपनी स्पीड बनानी है ताकि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। और दूसरा आप देखोगे कि एक क्वेश्चन के 3-3 पार्ट भी देखने को आपको मिलते हैं, तो आपको आंसर केवल एक भाग के ऊपर नहीं लिखना है, उसके तीनों भागों को शामिल करना है। इसके अलावा कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई यहाँ पर वर्ड लिमिट नहीं दी गई है, तो आप आइडिया लगा करके कि 10 नंबर के मार्क्स में कितने वर्ड्स लिखे जाएँ, मेरे ख्याल से 250 वर्ड के आसपास मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं शायद। बाकी आप लोग देख लें कि यूपीएससी में या फिर एचपीएससी में इन्होंने जब एचसीएस में क्या क्राइटेरिया दिया था कि 10 नंबर के मार्क्स में कितने वर्ड्स में लिखना है, तो आप उस हिसाब से टाइम को मैनेज करने का ख्याल रखते हुए इसको दे सकते हैं।
दूसरा, मैक्सिमम जो है आप करंट से इसको जोड़ें, कुछ करंट के जो एग्जांपल्स हैं उसको बताएं। जहाँ जहाँ डायग्राम बन सकता है डायग्राम बनाएं, फ्लो चार्ट बन सकता है फ्लो चार्ट बनाएं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ सैम्पल आंसर जो है आप बना के रख लें, जो आपके एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आगे भी आप इस तरीके की जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अगर आप पीजीटी की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच।